हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एसकेएम स्टडी आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता है। और आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल एसकेएम स्टडी, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराता है। और यहाँ से सारी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बिंदास तरीके से की जाती है। आप सभी लोग अगर अभी तक एसकेएम स्टडी को अभी तक आपने प्रॉपर वे से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कमिंग एग्जाम के लिए यहाँ से आपको सारे मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर, सब कुछ प्रोवाइड होगा। आप यहाँ से जाके गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी को एक एप्लीकेशन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको फ्री में हैंड रिटन नोट्स और अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर और कुछ स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। आज हम लोग 2027 के लिए मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। ये मॉडल पेपर निश्चित तौर से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल है वो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर है। और यहां से चीजें यहाँ से हर एक चीज आपको इस तरह से मिलती है जो बड़ी ही आसान तरीके से आपको समझाई जाती है। मॉडल पेपर 2027 और ये 316 कोड ZX का कोड है। और ये आपके लिए निश्चित तौर पे एक पनेशिया साबित होने वाला है। और यहां से आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मैं ज्यादा आपको विधिवत तरीके से सीधे आपको सेशन पे ले चलता हूं। जब भी आप एग्जाम में रहेंगे, यहाँ आपको रोल नंबर डालना है। और वो रोल नंबर डालने के पश्चात यहाँ आपको अपने नाम लिखने हैं, XYZ जो भी आपका नाम है। उस नाम को लिखने के पश्चात आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए चीजें थोड़ा सा दिक्कत करेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन से ही मालूम होती हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको पहला 15 मिनट केवल क्वेश्चन पेपर रीडिंग करने के लिए होता है। जो दूसरा आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ध्यान रखेंगे, कंपलसरी है, कंपलसरी अनिवार्य तरीके से सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स आर इंटीग्रेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन के सामने आपके जो मार्क्स हैं वो अलॉटेड किए गए हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला जो सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन, ये सेक्शन जो है वो आपको कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन के लिए अलॉटेड है। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन यहां से आपको मिलते हैं। फिर आपको राइटिंग सेक्शन मिलता है। राइटिंग सेक्शन के बाद आपको ग्रामर सेक्शन मिलता है। और उसके बाद लिटरेचर सेक्शन आता है। ये आप ध्यान रखेंगे, लिटरेचर सेक्शन सबसे लास्ट में है। और जो 3 सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, ये 3 सेक्शन आप ध्यान रखें क्लास 11 से ही स्टार्ट हो जाता है। वह ये 3 सेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो चौथा सेक्शन लिटरेचर का है वही केवल क्लास 12 में स्पेशल लिटरेचर आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अब सेक्शन ए के रीडिंग सेक्शन के तौर पे हम इसको देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पूरा पैसेज बड़े ही केयरफुली पढ़ना है। अगर आप सावधानी पूर्वक और आसान तरीके से एकदम शांत मन से पढ़ते हैं तो कुछ चीजें तो आपको केवल पढ़ने से ही आंसर मालूम हो जाती है। फ्रीडम एंड पावर की बात यहां हो रही है, स्वतंत्रता और शक्ति की। ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या लाती है, उत्तरदायित्व।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो ये आपको देती है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, और ये एक सभा तैयार करती है, सॉवरेन बॉडी, प्रभुत्व, और रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपुल, और ये किसको, जो प्रजातांत्रिक लोग हैं, जो फ्रीडम को ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करती है, किसके, ऑफ इंडिया, भारत के। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के जन्म के पहले, वी हैड एंड्योर ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। और हम सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व हम सभी लोग जिस कष्ट को सह रहे थे, जिस परिश्रम को सह रहे थे, एंड आवर हार्ट्स आर हैवी, हमारे उस समय हृदय बहुत ही गंभीर तरीके से भारी थे, किसके, इस पेन जो थी वो किसकी थी, वो दुख किसका था, उस सत्ता के, सॉरी, जो मेमोरी है, जो आपकी स्मरण शक्ति है, उसके लिए हम लोग सभी लोग ये जानते थे कि पहले जब बिफोर द बर्थ, जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो क्या उस समय कष्ट मिलता था। ये सारे लोग जो फ्रीडम को नहीं देखे थे, वो जब इसके पहले ब्रिटिश काल जब था, तब जो कष्ट था उसको हम लोग सहे हैं। सम ऑफ दोस पेन्स, और उन सारे कष्टों में से कंटिन्यू इन, आज भी वो जारी है। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर, यद्यपि वो समय गुजर गया है, एंड इट इज द फ्यूचर, और अब ये भविष्य है, दैट बैकोन्स टू अस नाउ, और ये अब हमको एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है। दैट फ्यूचर, वो भविष्य is not one of case and resting, but of incense striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken, and the one taken one taken and the one वी शैल टेक टूडे। यहां पे ये बताया जा रहा है कि फ्रीडम जो पहले लोगों को नहीं थी तो क्या कष्ट था, और आज जब फ्रीडम है उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आज भी कष्टित हैं। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर, जिन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे हैं, यही देश की सेवा है यदि उनकी सेवा कर रहे हैं। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इसका मतलब है कि जब हमारी गरीबी समाप्त होती है, एंड इग्नोरेंस, इट आल्सो मीन्स, इसका यह भी मतलब है एंडिंग ऑफ डिजीज, इसका क्या मतलब है, बीमारी का अंत, एंड इनइक्वलिटी, असमानता, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो ये इट आल्सो मीन्स, इसका यह भी मतलब है कि एंडिंग ऑफ डिजीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की असमानता और बीमारी की ये समाप्ति है। द एम्बिशन, इच्छा, the ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। तो हम ये जान रहे हैं कि जो जो महान लोगों की इच्छा थी, वो आने वाले जनरेशन के आंसू पोंछने का काम कर रही है, और हर एक व्यक्ति के आंखों की आंसू को साफ करने का काम करती है। उसके आगे क्या कह रहा है पैसेज, that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, वो बता रहे हैं फिर भी tears, आंसू और सफरिंग लगी हुई है, so long our work, हमारा जो कार्य है, and responsibility, उत्तरदायित्व है, will not be over, अभी पूरी नहीं होगी। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र,
डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, लोगों की सत्ता है। फॉर द पीपुल, लोगों के लिए है। एंड बाय द पीपुल, और लोगों के द्वारा है। मतलब जो प्रजातंत्र होता है ये लोगों की सत्ता होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा ये चुनी जाती है। इट इज द मॉरल, और ये नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट आर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर टू एंश्योर हेल्थ। ये क्या इंश्योर करती है? हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फूड टू एवरी सिटीजन। सारे नागरिक को हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन शिक्षा, जस्टिस न्याय, इक्वलिटी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, फूड भोजन ऑफ इंडिया इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जाति, क्रीड एंड कम्युनिटी। जो भी जाति और समुदाय के आधार पर भारत के लोग हैं, ये सारे लोग, जो डेमोक्रेसी है ये यही देती है। क्या? जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फूड और एजुकेशन, हेल्थ आदि, ये सारी चीज। तो आप देख पा रहे हैं पूरा जो पैसेज है वो किस पर रिलेटेड है। आज की सत्ता जो है कैसे प्राप्त हुई, कि उसके लिए लोगों ने कितना कष्ट सहा है, और उस प्रजातंत्री सत्ता के माध्यम से हमको क्या क्या इंश्योर हो रहा है, ये सारी चीजें इस पैसेज में माध्यम से हम लोगों को पता चला है। अब इसके क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला, व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा कि व्हाट ब्रिंग्स क्या लाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, और ये कहां होती है। दूसरा, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। भारत की सेवा का मतलब क्या है। व्हाट इज द मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन के सामने कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं वो आपको इंडिकेट किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आपका क्या मतलब है। और ये देख पा रहे हैं कि ए बी सी, ये तीनों जो हैं, ए बी सी डी, ये चार जो क्वेश्चन है वो चार के चार तीन तीन नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें तीन सेक्शन, तीन पार्ट होंगे, और सारे पार्ट जो है सारे क्वेश्चन वो एक एक नंबर के होंगे, और वो वोकैब से रिलेटेड होते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सीजलेस। सीजलेस, ऐसा कौन सा वर्ड आया है जिसका मतलब सीजलेस होता है। फिलहाल सीजलेस का मतलब होता है निरंतर। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट। अपोजिट भी पूछा गया है किसका? स्लेवरी का। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज। पैसेज में जो इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसका मतलब क्या है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर बी। ध्यान रखें सारे, ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पैसेज ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको कंटिन्यू तरीके से दो बार तीन बार देखेंगे तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, और इसको, इसका टोटल जो आंसर है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। फिर सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन है उसको देखेंगे। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। आप देख पा रहे हैं 100 से लेकर 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है। और जो इंपॉर्टेंट 2027 के लिए आर्टिकल है उसमें क्या है? डी जनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया। दूसरा, डियरनेस आर राइजिंग प्राइसेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे। जो प्रेजेंट डे में जो राइजिंग प्राइसेस है, लगातार दामों की जो वृद्धि है उसके बारे में, उसकी समस्या के बारे में आपको देना है। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अ मेजर प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या है ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। वर्तमान में नवयुवकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये तीन तरीके से आपको आर्टिकल जो तीनों दिया गया है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने आपको ये समझाया है
तो कैसे किसी भी आर्टिकल को आप स्टार्ट करेंगे और कैसे उसे मेंटेन करेंगे और कैसे उसे कंप्लीट करेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा रहेगा, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। यहां एक आर्टिकल का आपको आंसर भी दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का ये डिमांड होती है कि कैसे सर लिखा जाए आर्टिकल। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी समझाया है, यहां भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और ये जो टॉपिक है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। जो वर्तमान के युवाओं के लिए जो बेरोजगारी की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है, और उस पर कैसे आप लिखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अ प्रेसिंग इशू ग्लोबली एडवर्सली इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक्स। जॉब स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, जॉब नौकरी, लीड्स टू फाइनेंशियल स्ट्रेन अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। कॉजेज इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स, इकोनॉमिक downturns, and inadequate skill. Solutions involve skill development programs, fostering enterprise, uh, preneurship, entrepreneurship and government initiative to stimulate job creation. Addressing unemployment demands a collaborative effort from पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस से एंड सोसाइटी। तो आप देख पा रहे हैं बहुत छोटे छोटे भाव में आप चीजों को ध्यान रखेंगे। एंटरप्रेन्योर का मतलब जो होता है वो अब ध्यान रखेंगे, कुशलता होती है किसी कार्य में। जो नए जो जॉब होते हैं, यदि उसमें आदमी कुशल है, एक्सपर्ट इन today's scenario in food and other things, they will call entrepreneur। तो आप देख पा रहे हैं, बस आपको ऐसे ही शब्दों में अगर चीजें बड़े ही आराम से छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहेंगे तो चीजें आपके लिए बड़ी ही अच्छी हो जाएंगी और आपका आर्टिकल भी शानदार हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, राइट अ लेटर टू द मेयर। ध्यान रखेंगे किसको लिखा जा रहा है, मेयर ऑफ योर सिटी, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, अपनी चिंता बताने के लिए, ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। हाउस और वाटर टैक्स की जो वृद्धि है उसके लिए आपको मेयर को लेटर लिखना है। इसी में आर करके फिर से दिया है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। यहां किसको देना है, प्रिंसिपल को किस कहां के, ऑफ योर कॉलेज, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। तो आप देख पा रहे हैं कि रेसेस के दौरान में रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करने के लिए उनसे आग्रह करना है अपने प्रिंसिपल महोदय को, और उसके लिए आपको लेटर लिखना है। ध्यान रखेंगे जो ऑफिशियल लेटर होता है वही एप्लीकेशन कहलाता है। तो यहाँ चीज बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि एप्लीकेशन और लेटर में कोई अंतर है। जो ऑफिशियल होगा वो एप्लीकेशन ही कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे लेटर राइटिंग में आपको तीन, फॉर्मल और इनफॉर्मल और बिजनेस लेटर, ये तीन तरीके से लेटर लिखने के लिए आपको जानना चाहिए। फिर भी अभी चूंकि मॉडल पेपर है, जब मैं इसको थ्योरेटिकल तरीके से देखूंगा, टॉपिक वाइज देखूंगा, तो चीजें आपको और स्पष्ट तरीके से चीजें मिलेंगी। और फिर यहाँ मेयर के लिए जो आपको मिला है लेटर लिखने के लिए, उसके आंसर को भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको लिखना है। डियर मेयर, अब आप मेयर्स का नाम यहां लिख सकते हैं, फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट उस वो नहीं है। और किस डिस्ट्रिक्ट के लिए लिख रहे हैं वो आप वहां पे ध्यान रखेंगे कि कहाँ की मेयर हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज जैसे लिख रहे हैं, या कुछ बनारस वाराणसी लिख रहे हैं,
तो आप वहां जगह डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स पे आपको लिखना है। जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स आपका लगातार बढ़ रहा है, वो उसके वृद्धि पर आपको ये लिख रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट डालना है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। जल्दी ही आपको अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न। मैं अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ अबाउट द रिसेंट हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्सेस। वाटर टैक्सेस और हाउस टैक्सेस की जो प्राइस वृद्धि है उस पर मैं लिख रहा हूँ इन आवर सिटी, अपने शहर में। एज अ रेजिडेंट, मैं एक निवासी के रूप में, द इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बर्डन इज अफेक्टिंग मेनी ऑफ अस। और हम में से बहुत सारे लोगों को ये वित्तीय तरीके से जो वृद्धि हो रही है वो एक बर्डन है। आई अंडरस्टैंड द सिटीज नीड फॉर रेवेन्यू बट, लेकिन मैं रेवेन्यू के बारे आवश्यकता के बारे में अच्छी तरह समझता हूं। बट सच सडन इंक्रीज है, लेकिन अचानक ये वृद्धि जो है क्रिएट्स हार्डशिप, बड़ी कठिनाई पैदा कर दी है फॉर सिटीजन, लोगों के लिए। मेनी आर ऑलरेडी फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस, बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे हैं। एंड दिस एड्स टू देयर स्ट्रगल, और ये संघर्षों में एक नई जुड़ाव हो गई है। आई काइंडली रिक्वेस्ट, मैं विनम्र तरीके से आपसे आग्रह कर रहा हूं, रिकंसिडरेशन रिकंसिडरेशन ऑफ दीज टैक्सेस एडजस्टमेंट्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑफ द रेजिडेंट्स। और आप ये देख पा रहे हैं कि मैं काइंडली आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पर फिर से विचार करिए, इन सारे टैक्सेस पर, जो लोगों को अच्छे से अपने फाइनेंशियल वित्तीय अवस्था में इसको एडजस्टमेंट आराम से वो आदमी कर सके। योर अटेंशन टू दिस मैटर इज हाईली अप्रिसिएटेड, और ये बहुत ही, अगर आप इस पर चिंता करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशंसनीय विषय होगा। थैंक यू, धन्यवाद फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आपकी चिंता और के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली, आप यहाँ एंडिंग राइट साइड से करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो भी लेटर होता है उसकी जो एंडिंग होती है लेफ्ट साइड से नहीं करते हैं, राइट साइड में करते हैं। यहाँ योर नेम एंड एड्रेस दिया है, एग्जाम में दोनों चीजें आपको मेंटेन नहीं करनी है। यहाँ सिंसियरली आप लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड आप लिखकर लेटर को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ इसके बाद सेक्शन सी, आपका जो ग्रामर सेक्शन है उस वो इंपॉर्टेंट है, वहां आपको कॉन्सेप्ट भी जानना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 इंटू 2 10, 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। गवर्नमेंट बाई द रिच इज कॉल्ड, जो ऐसी सत्ता जो धनिकों की होती है, धनी लोगों की सत्ता को हम क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो धनिक सत्ता होती है उसे हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। हालांकि हाईलाइटेड अरिस्टोक्रेसी है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ एजु एजुकेशनल एजुकेशनिस्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, जो पढ़े लिखों का जो बहुत सत्ता होती है वो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स की सत्ता होती है उसे कहते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब जो होता है वो क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ सेल्फ पर्सन, जो एक लोगों की सत्ता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लूटोक्रेसी हो जाएगा। पूरी तरह से चारों वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रेसी रूट वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रेसी, जो क्रेसी रूट वर्ड है, आप ध्यान रखेंगे, क्रेसी रूट वर्ड से आपको कम से कम 10 से 12 वर्ड आपको तैयार रखना है, क्योंकि क्रेसी रूट वर्ड से आपको एक वकैब, चाहे वो वन वर्ड्स का हो चाहे आपका सिनोनिम में हो, कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा। तो क्रेसी रूट वर्ड को आप लेके चलेंगे।
और चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स। इस पॉइंट आउट का मतलब क्या है आपको ये बताना है। टू अब्यूज होता है, टू क्राई आउट होता है, टू थिंक ऑफ होता है, या टू टेल। तो पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाव देके बताना। तो यहां जगह जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू टेल। द सिनोनिम ऑफ जेलस, क्या किसका सिनोनिम बताना है, जेलस का। जेलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्यालु होता है वो जेलस होता है। तो ध्यान रखेंगे एकदम मिलता जुलता जो होता है ये जीलस है। जीलस का मतलब होता है उत्साही। तो वो ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। कैलस, एनवियस, डेंजरस। तो ध्यान रखेंगे ये चारों वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेलस है, जेलस का मतलब ईर्ष्यालु होता है। जीलस है, तो जीलस का मतलब उत्साही होता है। तो ईर्ष्यालु कौन होगा, जो थोड़ा सा जिसके अंदर ईर्षा होती है। तो ईर्षा क्या हो जाएगी, इसका सिनोनिम एनवियस हो जाएगा। फिर आपका जो एंटोनिम ऑफ जस्टिस पूछा गया है, जस्टिस। जस्टिस का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, अनजस्टिस, मल प्रैक्टिस, इनजस्टिस, या मैलिस। तो ध्यान रखेंगे मैलिस का मतलब भी ईर्षा से ही होता है। इनजस्टिस अन्याय होता है। इनजस्टिस, ध्यान रखेंगे अन्याय जो शब्द है वो अनजस्टिस का नहीं होता। अन जो ये लगा हुआ है, अन प्रेफिक्स नहीं लगता, इन लगता है। तो जस्टिस का क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। ये आपका जो वर्ड है ये पूरी तरह से रॉन्ग है। जो प्रेफिक्स लगता है वो कौन सा लगता है जस्टिस में, इन लगता है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो आइए एरर देखते हैं क्या है इसमें। तो ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो आप ध्यान रखेंगे नोज, सिंस, टाइम या लॉन्ग। तो आपको जानना है कि यहां पे नोज जो वर्ड है ये पूरी तरह से गलत है। कि क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर एक टाइम पीरियड दिया है और यहां जो सेंटेंस में टेंस बनना चाहिए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहां पे सेंटेंस बनना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंस और फॉर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर ही हैज नोन रामू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं जो सिंस और फॉर का यूज है या तो परफेक्ट टेंस में या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। फिर नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको आपको बनाना है। क्या है, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रख, किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां आपको ध्यान रखना है ये मतलब रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान रखना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से आपको सेंटेंस की पहचान हो जाएगी। अगर सेंटेंस की पहचान हो जाएगी तो आपको कन्वर्जन करने में, आपको रूल अप्लाई करने में आसान हो जाएगा। तो यहां में स्टार्ट विथ में और यहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो सेड या सेड टू होता है या तो प्रेड में चेंज होता है या विश्ड में चेंज होता है या कर्स में चेंज होता है या विश्ड में चेंज होता है। तो यहां क्योंकि दीर्घायु होने के, लिव लॉन्ग का मतलब दीर्घायु होना, तो यहां जगह दीर्घायु होने की बात कही जा रही है तो यो प्रेड कर रहा है, माई ब्रदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फिलहाल अभी चूंकि हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जब हम इसको
टॉपिक वाइज डिटेल्ड वे में आपको देंगे तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी और आसान होगी। रीना सेड अलास आई एम अंडन। एलास देखना आप लोग, एलास अगर आपका है तो वहां तुरंत जान लीजिए वहां पे सारो या ग्रीफ की बात हो रही है। रीना exclaimed with sorrow that she was undone। क्लियर हो गया? तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वहां आप अच्छे से प्रैक्टिस मेंटेन करिए। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा आपको कहा जा रहा है यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, आपको सिंपल बनाना है। तो ये सिंपल सेंटेंस अर्थात सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब। एक ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है जो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, और यहां पर आपको देख पा रहे हैं जब दो सेंटेंस है तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब है। तो इसको सिंपल बनाने कैसे बनाएंगे उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, आपको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूसरा है माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कंज्यूमिंग सॉरी कनिंग। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में ध्यान रखेंगे उसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा होता है। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। माई फ्रेंड डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, मेरा जो मित्र है वो डिलीजेंट है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती लेबोरियस। और कनिंग का मतलब क्या होता है? धूर्त। तो आप देख पा रहे हैं माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, तो माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, साथ ही साथ वो धूर्त है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जा रहा है ही इज बीटन सिवरली बाय हिज मदर इनटू एक्टिव एज। ध्यान रखेंगे एक्टिव से पैसिव भी पूछा जाता है और पैसिव से एक्टिव भी पूछा जाता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं माई ही इज बीटेन, तो इज एम आर का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो क्या हो जाएगा? माई मदर बीट्स हिम सिवरली। तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई सी भी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज। अब ध्यान रखेंगे एज और एज, अगर एज और एज के बीच में आपका कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। और पूछा क्या बनाया किस में जाएगा? सुपरलेटिव में आपको चेंज करना है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान रखेंगे ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव होता है वो द मोस्ट उसके आगे लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, करेक्ट करना है। रमेश इज जूनियर देन महेश, तो हमने इसके पहले वाले मॉडल पेपर में भी आपको समझाया है कि कुछ लैटिन एडजेक्टिव होते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। लैटिन जैसे है जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, ये सारे वर्ड आप दिमाग में रखिए। जूनियर होगा, सीनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, प्रायर हो गया। अगर आप देख पा रहे हैं सारे एडजेक्टिव के लास्ट में ओ आर आ रहे हैं, ओ आर ओ आर ओ आर, जिस भी एडजेक्टिव के लास्ट में ओ आर आएगा वहां जगह दैन का प्रयोग नहीं करते, उसके साथ में टू का प्रयोग करते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं दैन का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश इज जूनियर टू महेश। यहां हमने आपको पहले ही बता दिया है, यहां आपको जूनियर पूछा गया है, एग्जाम में एक्सटीरियर आ सकता है, इंटीरियर आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, करेक्शन करना है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि सीप
फिश, डियर, स्वाइन, ये आर है, डियर, उसके बाद स्वाइन, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। और ध्यान रखेंगे, अगर इनका सेम है तो आप कैसे कहेंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि यहां पे इज आएगा या आर आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आप लोग ऑक्सिलरी यूज करिएगा। यहां कहा जा रहा है शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब आर यहां यूज है तो इसका मतलब प्लूरल है। और प्लूरल अगर है तो यहां जगह शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम हल्के माइंड से कंसंट्रेट होके चीजों को पढ़ेंगे। फिर भी आपको कहीं डाउट है, यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। बर्थ और बर्थ, ध्यान रखेंगे, इस बर्थ का मतलब होता है पहले वाले का, फर्स्ट वाले का क्या होगा, जन्म। और सेकंड वाले का मतलब होता है वो सीट, कंपार्टमेंट की जो सीट होती है उसे भी बर्थ कहते हैं। तो इस बर्थ का जो यूज करेंगे, सी इज ब्लाइंड बाई बर्थ, वो जन्म से अंधी है। और इस बर्थ का जो यूज करेंगे, आई बुक्ड अ बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। ध्यान रखेंगे, हालांकि यहां जगह एम जो होगा वो कैपिटल से रहेगा। तो आई बुक्ड अ बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, चाहे कंपार्टमेंट का हो या फिर बस का होगा, वो सीट जो होगी वो बर्थ कहलाएगी। दिल्ली स्टडी। फिर आपका जो अगला है, फिर ये डोज और डोज, ध्यान रखेंगे, इस डोज का मतलब खुराक होता है। क्या होता है, खुराक। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए उसने एक डोज को प्रेस्क्राइब किया है, एक खुराक को। इस डोज का मतलब होता है ऊंघना या हल्की हल्की नींद लेना, ऊंघना जिसको बोलते हैं, ऊंघना। ऊंघना का मतलब जब आप नींद में होते हैं, जैसे जैसे झपकी लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऊंघना। तो डोज, ड्यूरिंग द ट्रेन राइड, जब आप ट्रेन में राइड करते हैं, द रिदमिक मोशन लल्ड हर इनटू अ डोज, वो उसे ऊंघने में, वो जब भी वो ट्रेन में यात्रा करता है तो वो ऊँघता है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके वर्ड हैं, चाहे वो बर्थ का हो चाहे डोज का है, दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपका आ जाएगा ट्रांसलेशन, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और ट्रांसलेशन क्या है, सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। कहां हुआ भैया, चीन में। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, पहले ये दवा के रूप में होता था, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, भारत में और श्रीलंका में इसका उत्पादन बहुत अधिक है। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है, ये बिल्कुल सही है। आज का दौर ऐसा है कि जरा सा भी अगर स्ट्रेस माइंड में हुआ तो सबसे पहले हमको चाय की याद आती है। तो सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। द फर्स्ट टी वॉज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड कहां भैया, इन चाइना। ध्यान रखेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट। इनिशियली इट वॉज यूज्ड एज अ मेडिसिन, सबसे पहले तो इसका जो प्रयोग हुआ था वो मेडिसिन के रूप में हुआ था। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट बिकेम द मोस्ट फेवरेट बीवरेज, और लेकिन बाद में यह सबसे प्रिय पेय बन गया। नाउ, अब इट इज बॉर्न मोस्टली इन इंडिया एंड श्रीलंका, और अब यह मुख्यतया इंडिया और श्रीलंका में पैदा होता है। नाउ, अब पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अब पूरे संसार में, हैव बिकम अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी, और पूरे संसार में लोगों के पास चाय पीने की आदत बन गई है। द वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क
प्रोड्यूसेस अ कप ऑफ रिफ्रेशमेंट। आप देख पा रहे हैं कि परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न कर देती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पैसेज है और 2027 में आने की पूरी संभावना है और चीजें आपको एकदम वही दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं क्वेश्चन बने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी का जो है वो लिटरेचर पार्ट है। लिटरेचर पार्ट में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। जो 40 वर्ड्स के होंगे वो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे। व्हाई डिड गांधी जी चाइड, चाइड का मतलब क्या होता है? फटकारना, फटकारना। तो व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, गांधी जी ने जो वकील को क्यों डांटा था? तो गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी, जो बड़ा अमाउंट एज शुल्क ले रहे थे वो, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, जो वहां बटाईदार थे उस चंपारण में, तो वहां जगह जो बड़ी फीस ले रहे थे उसके लिए गांधी जी ने उनको फटकारा था। ही थॉट दैट टेकिंग केसेस टू द कोर्ट डिड टाइटल गुड टू द ट्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स। तो आप ध्यान रखेंगे वहां जो दुख के मारे बेचारे किसान थे, उनका जो डर था, उनको जो दबाए कुचला जा रहा था, तो उस केस के लिए लॉयर ने जो बड़ी फीस लिया था, उसको बड़ी फीस के लिए गांधी जी ने लॉयर को फटकारा था। इसी में आर करके क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसे रख रहा हूं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। व्हाट डू द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो अब सीमापुरी के लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या कर रहे थे? व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। 2 क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो डगलस वाले पार्ट से हो या जो एनिस जंग का पार्ट है वो। उसके बाद हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और मुकेश कौन था और उसकी इच्छा क्या थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां जगह लास्ट वाले इसके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, जो चूड़ी बनाने वाले का वो पुत्र था। ऑफ हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसकी क्या इच्छा थी? वो एक मोटर मैकेनिक बन जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ये लॉन्ग आंसर आपका होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट कितना? 80 वर्ड्स। ध्यान रखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, लास्ट लॉन्ग आंसर जो होगा। और यहां इसको कैसे मेंटेन करेंगे? दूसरा बी वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स। तो बैंगल मेकर्स की क्या स्थिति थी वो भी आपको बताना है। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, डगलस ने पूल में कैसे स्ट्रगल किया। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ, और अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने कौन सी योजना अपनाया था। तो यहाँ जो ये वाला जो लास्ट है डगलस का, वो उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। तो डगलस नियरली पेरिस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल बाय अ ब्रूशर। जब एक ब्रूशर के द्वारा डगलस को पूल में फेंक दिया गया था, तो लगभग वो अपनी मृत्यु को देख चुके थे। डिस्पाइट इसके बावजूद द ओवर पावरिंग फियर, तीव्र डर के कारण ही मेंटेन्ड हिज होप, अपने तीव्र गति के बावजूद भी उन्होंने अपनी आशा को मेंटेन किया था। ही मेड प्लान्स, उन्होंने एक योजना बनाई टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। एज ही डिसेंडेड इनटू द वाटर, जब ही वो वाटर में उतरे थे। ही मेड द डिसीजन, और उन्होंने एक निर्णय लिया, दैट एज हिज फीट टच द बॉटम ऑफ द पूल, जब ही उनके पैर बॉटम में छुएंगे, पूल के बॉटम में छुएंगे, ही वुड जंप, और वहां से जंप लगा लेंगे ड्रामेटिकली टू द सरफेस बाय गिविंग हिज बॉडी एन इंटेंस जर्क अपवर्ड, और जो ही वहां से जंप लेंगे तो उनका जो पैर है, उनकी जो शरीर है वो पानी के ऊपर आ जाएगी। ले डाउन एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद वो अपने पैरों को आगे पीछे करते हुए वो पूल के किनारे आ जाएंगे। ऐसा उन्होंने
पूल में जाते हुए अपने मन में स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो ये ऐसे ही आपको पूरी समरी दिमाग में रखनी है, चीजें तभी आपके लिए आसान भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, read the following stat carefully and answer the question that follow. A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into the nothingness, but still will keep a board quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये जो लाइन है आपने अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ी होगी। बाई जॉन किट्स। इंपॉर्टेंट पोयम है, वही पोयम से ये लाइन ली गई है। और इसके जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। हाउ इज अ थिंग ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज? व्हाट डज द पोएट मीन टू से बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस? तो आप देख पा रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आपको किसी भी स्टैंजा से पूछे जाएंगे। आपको एक एक चीज पर ध्यान देना है। फिर भी कहीं आपको डाउट है तुरंत आप क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से करें और मैं आपको आंसर करूंगा। राइट द सेंट्रल आइडिया। अब आपको ध्यान रखना है, पोएम से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला जो एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, एक स्टैंजा, स्टैंजा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, उसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। क्या है, कौन से 3 पोएम है उसको देख लेते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट आपके लिए आ रहे हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है, माई मदर एट 66 कमला दास पहली पोयम ही आपकी है। एन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम इन असलम, तो ये ध्यान रखेंगे ये आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, अब इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं। टाइपिस्ट महोदय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कीपिंग क्वाइट ये आपका पैब्लो नेरुडा का है। पैब्लो नेरुडा अफ्रीकन पोएट हैं और दोनों पोयम ध्यान रखेंगे इस पर बिल्कुल नहीं, ये सिलेबस से हटा दिया गया है तो इस पर फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे। माई मदर एट 66 आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और कीपिंग क्वाइट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां माई मदर एट 66 का मैं सेंट्रल आइडिया लिख रहा हूं और इसको आप बिल्कुल छोटे छोटे लाइन में आप दिमाग में रखेंगे, चीजें आपके लिए पूरी तरह से आसान हो जाएंगी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एबव पोएम हाईलाइट्स, ये क्या करती है, प्रकाशित करती है द थीम ऑफ द एडवांसिंग एज ऑफ द मदर ऑफ द ऑथर, लेखक के मां के बढ़ती हुई उम्र को ये प्रकाशित करती है। एंड द फियर ऑफ हर सेपरेशन, और साथ साथ ही उनके बिछुड़ने का डर भी होता है, क्योंकि जब बढ़ती उम्र होती है तो निश्चित तौर पे मृत्यु को देखते हुए यहाँ आथर जो कमला दास महोदया हैं वो डर रही हैं। दिस अपेरेंटली शॉर्ट पोएम, ये निश्चित रूप से छोटी पोएम है, टचेज जो छूती है द थीम ऑफ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन किसके बीच, द मदर एंड द डॉटर, जो उन माँ और पुत्री के बीच का जो बंधन है, स्नेह है, उसको ये दिखाती है। सो द पोएम portrays the different stages of life and details how every person grow old and faces various situations that life throw at them। तो आप देख पा रहे हैं एकदम आसान तरीके से कि कैसे वो पिछले संडे कोचीन से वो एयरपोर्ट निकली थी, वो पूरा आप मेंशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आया हूं, पूरा मॉडल पेपर है, पूरे मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। एक 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? टाइगर किंग आप जानते हैं काल्की की लिखी हुई ये स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। क्वेश्चन 100% यहाँ से बनते हैं। तो इसका जो उन्होंने विवाह करने का क्यों निर्णय लिया था, द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स, 70 टाइगर उन्होंने मार दिए थे। एंड दस द टाइगर
population in the forest of kingdom became almost extinct, dwindled. तो इस तरह से प्रतिबंधपुरम राज्य में शेरों की संख्या कम हो गई थी. इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और उसके पश्चात ही उन्होंने दीवान को बुलाया और ये कहा कि अब मैं विवाह करने का निर्णय ले चुका हूं. टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली, और ध्यान रखें उन्होंने जो दीवान से कहा था कि मैं एक रॉयल फैमिली की लड़की से विवाह करूंगा, इन अ स्टेट विच हैड लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और साथ ही साथ उसमें शर्त यही थी कि मैं उसी राज्य की लड़की से कुमारी कन्या से शादी करूंगा जहां पर शेरों की संख्या बहुत अधिक होगी. तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है. क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं. मैं किसी दिन पूरी स्टोरी को समरी रखूंगा, उस समरी को पूरे डिटेल्ड वे में समझा दूंगा और आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर की समस्या पूरी खत्म. फिर इसी में आर करके क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका. अंटार्कटिका जब लेखक पहुंचा था तो वो लाथर ने क्या फील किया था. और इसी में बी क्वेश्चन है, हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्ब, और लैम्ब डेरी से डेरी लैम्ब से कैसे प्रभावित थी. फिर इसका यहाँ आंसर दिया गया है. निश्चित तौर पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं. डेरी वॉज इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्स पॉजिटिव एटीट्यूड. ध्यान रखेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड से वो बहुत प्रभावित थे टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ के लिए. हिज वे ऑफ लिविंग, हिज ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, फ्रेंडली बिहेवियर एंड फाइनली हिज जेस्ट एंड जील टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट. तो आप देख पा रहे हैं जो डायरी थी वो लैम्ब के जो पॉजिटिव एटीट्यूड उसका था, जो सकारात्मक दृष्टिकोण था जीवन जीने के लिए, और उनका जो आशावादी चरित्र और जो मित्रवत व्यवहार, और फाइनली हिज जस्ट एंड जिल टू लिव, और उनका जीवन में जो उत्साही तरीके से जीने की कला थी उससे वो बहुत प्रभावित थी. दीज यूनिक क्वालिटीज, और ये जो विशेष क्वालिटीज थी ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम. तो आप देख पा रहे हैं मैं इसकी पूरी लेसन की समरी भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन यहाँ चूंकि शॉर्ट आंसर है तो यहाँ इसको इतना ही. फिर इसी में आर करके जो क्वेश्चन है, हाउ डज जो रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर क्वेश्चन नंबर 12, और ये आपको लॉन्ग आंसर होगा. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स. 7 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द साइकाट्रिस्ट, व्हाट हैड टू से अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा था. तो यहां जगह आंसर ध्यान रखेंगे, पहली ही स्टोरी है थर्ड लेवल, तो वहां क्या आंसर है, सैम वाज ए साइकाट्रिस्ट. ध्यान रखेंगे साइकाट्रिस्ट कौन था, सैम था. ही वाज अ फ्रेंड ऑफ चार्ले, और वो चार्ले का मित्र था. द साइकाट्रिस्ट फ्रेंड एक्सप्लेन्ड चार्ले फाइंडिंग इन द हार्ड लेवल वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस. ध्यान रखेंगे हार्ड लेवल नहीं है, थर्ड लेवल है. was the result of stress, fear and insecurity of the new world. He told him that it was a walking dream, wish fulfillment and nothing else. और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है. He was briefed his friend Charlie that the stress and fear had made him to find an escape to a world that was undisturbed and had plenty of leisure. तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से अगर समरी आपके माइंड में रहेगी तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी, और एक एक समरी को डिटेल्ड वे में मैं आपको देने वाला हूं. लेकिन यहां पर अगर आप इतना भी रख पाएंगे माइंड में तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी, और अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हम लोग कार्य कर रहे हैं. तो निश्चित तौर पे ये चीजें आपके लिए जीवनदायिनी साबित होंगी. फिर यहाँ पे दूसरा बी वाला जो क्वेश्चन है वो अभी आप डिस्कस कर लीजिए. हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वॉर प्रिजनर.
हाउ डिड हिज वाइफ हैना हेल्प हिम इन दिस पायस एक्ट, और इस पायस एक्ट में, इस पुण्य कार्य में वो उनकी पत्नी हैना ने उनको कैसे हेल्प किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चीजें आपके लिए मैं जो दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यहाँ पर मैं मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड वे में एनालिसिस कर दिया हूं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी आपको डाउट है, तो आप तुरंत कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करिए, निश्चित तौर पे मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं कि SKM स्टडी ये प्लेटफॉर्म आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो यहां से आपको इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मिलने वाली हैं, और अपकमिंग एग्जाम के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल्ड वे में एनालिसिस की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर लीजिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा, किस क्वेश्चन में कहां डिस्टर्बिंग है, कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद, बाय बाय।